पेरेंट्स मना कर रहे हैं, नहीं नहीं तू शहर जाके जॉब कर। घरों के अंदर एक लड़का ही है या 2 ही लड़के, तो खेती करेगा अगर वो, तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है यार तू खेती में अपना भविष्य खराब कर लेगा, तेरी रेगुलर इनकम नहीं आएगी, हम तेरी शादी कैसे करेंगे, तू तेरा परिवार कैसे चलाएगा। तो हम कह रहे हैं ना आप जुड़ो ना, हम बना रहे हैं ना पूरा आपके लिए इकोसिस्टम जब तैयार है। इसको आप ऐसे मान लीजिए हम फार्मर को फार्मर नहीं रहने देना चाहते, हम उसको सही में ज़ेटा फार्मर बनाना चाहते हैं। आपने अपने सफर की शुरुआत कैसे की? तो सबके मन में आता है कि हम अपना एक खुद का घर या खुद की ज़मीन खरीद लें, एक ज़मीन खरीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं आता कि उस ज़मीन को खरीदने के बाद करना क्या है। तो हमें दिखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। हमें देखा कि इन लैंड ओनर से अगर हम ये ज़मीनें लीज पे लेते हैं और हम खेती करते हैं इसके ऊपर, तो हमें तो अच्छा बेनिफिट हो सकता है। हमने हाइड्रोपोनिक्स करा, जयपुर की गर्मी में स्ट्रॉबेरीज उगाई। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बिना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के आया हूँ और तो भी स्ट्रॉबेरीज उग गई हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू। 55 करोड़ एकड़ भारत के पास ज़मीन है खेती के लिए। 3-4 कितने एरिया में सबसे पहली शुरुआत की? ये 11 या 12 एकड़ का एक फार्म था। ओपन फील्ड में शिफ्ट करते ही मैंने कहा ये क्या चीज़ हुई कि यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स में अगर 1 एकड़ का खर्चा 1 करोड़ का हो रहा है, यहाँ पे 1 एकड़ का खर्चा रिड्यूस डाउन होकर ऐसा हो गया 50,000 रुपये एकड़। नॉर्मली हम यूट्यूब में भी यही देखते हैं, 1 एकड़ से 1 करोड़ की कमाई। हाँ, ये सारा मतलब लोगों को आकर्षित करने वाले। करेक्ट। हर आदमी बात करना चाहता है 1 एकड़ से 3 लाख की कमाई हुई, 1 एकड़ से 1 लाख की कमाई हुई, 1 एकड़ से 50,000 की कमाई हुई। परसेंटेज में बताओ कि कितना लगा के कितनी कमाई। बटाई पे खेती बोलते हैं या ठेके पे खेती बोलते हैं, सही बात। उसमें और आप जो काम करते हैं ज़ेटा फार्म के थ्रू, दोनों में फ़र्क क्या है? हमारे केस में और बटाई के केस में टर्म्स और कंडीशन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। कई बार क्या होता है आप ये भी सुनोगे, पानी का खर्चा कौन देगा साहब, बिजली का खर्चा कौन देगा साहब, ये कन्फ्यूजन की स्टेट रहती है। क्या सीड का पैसा आधा करोगे आप, रेवेन्यू का आधा हो रहा है कि प्रॉफिट का आधा हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हम इसको समझने का एक पैरामीटर जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है हम उसी तरीके से क्यों नहीं बनाए। किसान बहुत उत्पादन होता है तो सड़कों पर फेंक रहा है, कहीं रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो किसान कमा नहीं पा रहा है, आप कैसे कमा पा रहे हैं? अब आपके टमाटर के प्राइस आज 2 रुपए हो गए, तो 2 रुपए में बेचो। टमाटर तो रेगुलर फसल है, ऐसा तो नहीं है ना एक बार में कटाई होती है, 1 महीने बाद 50 हो जाएगी, तो आप 50 में भी बेचना, तो 2 में भी बेचो, 50 में भी बेचो, लेकिन रेगुलर पैसा आते रहने दो। जब 2 रुपए का हो जाएगा और आपने फेंक दिया, तो उस दिन जो 2 रुपए आने वाले थे वो भी तो खत्म कर दिया आपने। सोने के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन क्या सोने के भाव नीचे होते हैं तो वो फेंक देते हैं क्या सोना? नहीं फेंकते ना। क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि उन्हें पता है ये आगे बढ़ेगा। लगभग 8 साल हो गए आपको खेती करते हुए। ऐसे कौन से टिप्स हैं आप बोलेंगे देखो ये मत करो, क्योंकि मेरा अनुभव ये बहुत, इसमें जाओगे तो घाटा है? देखा जाए तो हमने अपने कन्वर्सेशन में वैसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। कहने का मतलब एकदम से किसी भी उस क्रॉप पे स्विच मत करना जिसका अनुभव आपको नहीं है, जो सिर्फ आप है ना यूट्यूब या फिर किसी से सुन के आप उसके अंदर एंट्री कर जाओ। मौसम, मिट्टी और मार्केट, इन 3 चीज़ों के बेसिस पे क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए। कोई अगर ज़ेटा फार्म से जुड़कर काम करना चाहता है, कोई यूथ काम करना चाहता है, कोई किसान जिसके पास 20 एकड़ 25 एकड़ खेती है, तो वो आपके साथ कैसे जुड़े और काम कैसे करें? हम हर जगह पे एक ज़ेटाप्रेन्योर बनाए, हमारे साथ जोड़ें जो इस एग्रीकल्चर बिजनेस को अपना मान के उस एरिया के अंदर बढ़ाए। उस एरिया से जितना भी बिजनेस होगा सबका लाना चाहिए। क्या खेती में व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? आप नहीं जानते कल क्या प्राइस होगा। ये मार्केट शेयर मार्केट से भी तेज बदलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। जब हम कृषि और पशुपालन की बात करते हैं तो हमेशा ये विषय आता है कि परंपरागत ढंग से कुछ अलग करने की। आज के इस एपिसोड के हमारे खास मेहमान कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आज जो खास मेहमान हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, बीटेक और एमबीए किया। उसके बाद एक मन में कुछ अलग करने की तमन्ना हर किसी युवा के मन में रहती है, उनके मन में भी जागी, और एक नौकरी की तरफ, व्यवसाय की तरफ न जाते हुए कृषि को उद्यमिता की ओर बढ़ाने का एक प्रयास किया। खेती में अपना भविष्य तलाशने वाले ऐसे आज के हमारे मेहमान जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर देश के सामने, दुनिया के सामने आए हैं। आप सब ने गाड़ियों में ओला, उबर का नाम सुना होगा, होटल में ओयो का नाम सुना होगा। यही कॉन्सेप्ट क्या खेती में आ सकता है एक नए तरीक़ों को लेकर के, और आज के हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने शुरुआत की। हमारे बीच में है श्री ऋतुराज शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है ऋतुराज जी।
और मैं बताना चाहूँगा एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, और तब दिया जब आज का युवा हम देखते हैं खेती से एक अलग दिशा की ओर जा रहा है, नौकरी ज़्यादा पसंद करता है या कहीं छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है। तो सबसे पहले ऋतुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द किसान शो के इस एपिसोड में। मैं थोड़ा सा आपके बारे में, आप स्वयं अपनी ज़बानी कहें, आपने अपने सफ़र की शुरुआत कैसे की? थैंक यू सर। सबसे पहले तो इतना हम्बल इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे बताता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ एक छोटे से शहर उदयपुर से। जैसा कि आपने बताया कि मैंने बीटेक एमबीए किया, मेरे घर में भी ऐसा ही था कि मैं भी ये सब पढ़ाई करने के बाद नौकरी करूँगा, ये चीज़ करूँगा। खैर, हालांकि मैंने 1 साल जॉब करी भी। फिर मेरा धीरे धीरे रुझान हुआ कि हमें खुद का कुछ करना चाहिए। इस मामले में सही बताएं तो मेरे दोस्तों का काफ़ी हाथ रहा। उन्होंने बोला कि यार खुद का कुछ करेंगे, ये करेंगे। फिर मेरी सबसे पहले एक तरीके से बोल सकते हैं मेरा स्टार्टअप वाला सिनेरियो तब स्टार्ट हुआ। हमने है ना हाइपरलोकल ऑन डिमांड डिलीवरी के अंदर स्टार्ट करा था। जैसे डंजो जैसा मॉडल है ना, कहीं से भी कुछ भी चीज़ मंगा लीजिए, ये हमने जयपुर में शुरुआत करी थी। पहला स्टार्टअप था। हमें कितने लोग थे आप लोग साथ? हम 2 लोग थे। फिर हमारे पास कुछ डिलीवरी वाले लोग भी आ गए थे जो ये करते थे, जैसे 10-12 लोग हो चुके थे। लेकिन पहला स्टार्टअप था, समझ कम थी, चीज़ें थी, फंडिंग वगैरह वाला लालच ज़्यादा था, ऐसी चीज़ें थी, समझ में नहीं आया तो हमारा बैठा नहीं। उसके बाद मैंने सोलर के अंदर शुरुआत करी। सोलर वाला बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, आज भी बहुत अच्छा है। करना चाहिए लोगों को। सोलर पे शिफ्ट करने से एक तो काफ़ी मतलब एनर्जी एफिशिएंट और ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिल जाता है। वहाँ हम रेस्को मॉडल में वर्क करते हैं। रेस्को का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी। और उसके अंदर हमारा मॉडल क्या था, दैट हमारे साथ HNIs जुड़ते थे, जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट जो है वो सोलर प्रोजेक्ट्स में लगाते थे और रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स लगा के डिस्काउंटेड इलेक्ट्रिसिटी देते थे पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू। कहने का मतलब, सपोज आप रूफ ओनर हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी के सोलर के ऊपर आपको खर्चा नहीं करना है क्योंकि वो एक कैपेक्स हैवी हो जाता है, लेकिन आपको सस्ती बिजली तो चाहिए। तो कोई और आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन आपको सस्ती बिजली मिल रही है, तो सब लोग खुश हैं उसके अंदर। वहाँ से मेरी एक लर्निंग रही कि इसके अंदर क्या थोड़ा सा लाइसेंसिंग और ये सब चीज़ों का इशू था कि भाई टाइमली हमें नेट मीटरिंग सिस्टम लगाना, क्योंकि हम बहुत नए थे इसके अंदर और काफ़ी पहले शुरुआत करी थी इस चीज़ की। मतलब हो गए होंगे 9 साल के लगभग, 8-9 साल के लगभग। वहाँ से बहुत ही अच्छी और बहुत यूनिक लर्निंग मेरी रही कि हमारे पास जितने भी लोगों, ये जो इन्वेस्टर्स थे या जो कॉर्पोरेट्स थे, इनके पास एक चीज़ कॉमन थी, वो थी इन सबके पास एग्रीकल्चर लैंड्स थी। अच्छा। सबके पास। एंड इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, लोगों से बात करी, तो मुझे समझ में आया नॉट ओनली ये, सब लोग मतलब आम जिंदगी में भी देखा जाए तो जो नौकरी पेशा लोग भी हैं, जब वो थोड़ा एक लेवल पे एक अर्निंग कर लेते हैं तो सबके मन में आता है कि हम अपना एक खुद का घर या खुद की ज़मीन खरीद लें, एक ज़मीन खरीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद लेते हैं, राइट। लेकिन ये नहीं आता कि उस ज़मीन को खरीदने के बाद करना क्या है, क्योंकि सब लोग इस पर्पज से खरीदते हैं कि ये ज़मीन आज मैंने खरीदी है, इसका 1 लाख का भाव है, धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा, फ्यूचर में बढ़ेगा तो हम बेच लेंगे, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट पर्पज से सब लोग खरीदते हैं। तो हमें दिखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। तो ये तो रही लैंड ओनर्स वाली बात। फिर हमने देखा कि अभी ये लोग इस ज़मीनों का क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर लैंड्स रूरल एरिया में खरीदी हुई थी और थोड़ी सी बड़ी थी, 2 एकड़ 5 एकड़ या 10 एकड़, किसी 50-100 एकड़ भी हैं ज़मीनें ऐसी कॉर्पोरेट्स वगैरह के अंदर। तो ये सब क्या रेवेन्यू शेयर के अंदर गाँव में इन्होंने दे रखी होती हैं फार्मर्स के साथ। वहाँ पर इन लोगों का कभी भी ऑप्टिमल रिटर्न्स नहीं आ रहा था। एंड सही मायने में देखा जाए तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा फोकस सही मायने में उस रिटर्न्स के ऊपर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका फोकस था कि भाई ठीक है, ज़मीन है, वो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो रही है और धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। रिटर्न्स के मामले में खेती से कभी रिटर्न की कभी सोची नहीं थी, और होता भी यही था। 90-95% केसेस के अंदर जो आमतौर पर जो किसान था उसके साथ भी दिक्कतें थी और इनके साथ भी होती थी कि किसान भी आके बोलता है कि साहब मेरे इस बार अच्छा मुनाफा नहीं हुआ है, कभी बारिश ज़्यादा हो गई है, कभी मार्केट प्राइसेस का रीज़न होता है। एंड जो लैंड ओनर होता है वो भी यही सोचता है कि ठीक है भाई, तू 2 बोरी गेहूँ मेरे लिए घर के लिए रख जा, या 1 पीपा सरसों का तेल का मेरे यहाँ पे दे जाना। एंड सब सेटिस्फाइड उस मामले में चलता है। उसको मतलब जमीन से फायदा दिखेगा बेचने में। हाँ, उसको क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना होता भी तो, लेकिन वो मजबूरी है कि ना तो वो खुद तो खेती कर नहीं रहे, वो तो पैसे भी है क्योंकि चीज़ें, इसलिए तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। हमें देखा कि इन लैंड ओनर से अगर हम ये ज़मीनें लीज पे लेते हैं और हम खेती करते हैं इसके ऊपर, तो हमें तो अच्छा बेनिफिट हो सकता है। एंड आज से 8 साल पहले जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी, उस समय एक फैड चल रहा था, आज भी है, हाइड्रोपोनिक्स का बहुत तगड़ा है ना वो मार्केट चल रहा था कि नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, बिना मिट्टी के खेती करेंगे। हम भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए।
हमने बोला हाइड्रोपोनिक्स करते हैं। हमने हाइड्रोपोनिक्स करा, जयपुर की गर्मी में स्ट्रॉबेरीज उगाई। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बिना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के आया हूँ और तो भी स्ट्रॉबेरीज उग गई हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू। मैंने कहा टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, बढ़िया चीज़ चल रही है, मार्केट प्राइस भी अच्छी मिल रही है, गर्मी में आप स्ट्रॉबेरी फ्रेश उगा रहे हो तो पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। ये जयपुर में किया? ये जयपुर में किया हमने। एक छोटा सा लैंड एरिया लिया था, 500 ऐसे बोल सकते हैं कि स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा वो पॉली हाउस वगैरह, मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट सेटअप लगा के उसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स के टावर्स और NFT चैनल्स वगैरह लगा के किया हमने। लेकिन मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार एक नॉर्मल किसान तो हाइड्रोपोनिक्स अपना ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत कैपेक्स हैवी बिजनेस है। कि अगर 1 एकड़ के अंदर, एकड़ में क्या है, गणित थोड़ी आसान समझ में आएगी किसान और सबके नज़रिए से देखा जाए, तो 1 एकड़ में अगर हाइड्रोपोनिक्स करना है तो लगभग आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मिला के लगभग आपका 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और ये एक ट्रेडिशनल फार्मर की क्षमता नहीं होती कि वो इतना खर्चा 1 एकड़ पे कर सके और हाइड्रोपोनिक्स में कर सके। दूसरे रीज़न से मेरे को ऐसा भी लगता है हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो तभी सफल है जब आप उसकी खुद की मार्केटिंग या खुद का ब्रांड बनाते हो और वो शहरों के पास हो तो, राइट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि भारत में ना ज़मीनों की कमी ने जो हमें हाइड्रोपोनिक्स की तरफ शिफ्ट करना पड़े। अगर डेटा भी देखा जाए तो 55 करोड़ एकड़ से ऊपर की जमीन खेती के लिए है अभी, ये तो ऑन रिकॉर्ड वाली है। आज अभी 55 करोड़ एकड़ भारत के पास जमीन है खेती के लिए, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड जमीन है जिसको एग्रीकल्चर का स्टेटस मिला हुआ है, जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लैंड्स में तब्दील नहीं हुई है, कन्वर्ट नहीं हुई है। तो ये तो उसका डेटा ही है, ये तो लगभग इतनी जमीनें हैं। तो इतनी जमीनों पे आप इतने करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर कोई नहीं लगा सकता। सरकार भी किस लेवल तक मदद करेगी? शेडनेट के ऊपर, पॉली हाउस के ऊपर चलो सब्सिडी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, लेकिन किस हद तक? क्योंकि इतना तो बजट गवर्नमेंट के पास भी नहीं होता, राइट। सो हमने सोचा कि इतना पैसा लेके नहीं, हम भी नहीं ला सकते, तो एक्सपांशन कैसे होगा, हम ग्रोथ कैसे करेंगे? क्या मैं 1 एकड़ में ही खेती करता रह जाऊंगा? तो मैंने कहा कि शिफ्ट तो करना पड़ेगा। तो हम शिफ्ट हुए ओपन फील्ड के अंदर। ओपन फील्ड में हमने लगाया मिर्ची, मैरीगोल्ड, है ना, पत्ता गोभी, और क्या लगाए थे, टमाटर लगाए थे, है ना, घिया, तोरई, स्वीट कॉर्न, ये सब चीज़ें हमने फसल एक साथ लगाई, 3-4 फसल। कितने एरिया में सबसे पहली शुरुआत किया? हमने करी ये 11 या 12 एकड़ का एक फार्म था जयपुर के पास में, एक अजमेर रोड पे एक जगह आती है मौजमाबाद तहसील के अंदर, वहाँ पे हमने इस खेती की शुरुआत करी। ओपन फील्ड में शिफ्ट करते ही मतलब आप ऐसे समझो, वो होता है ना आई ओपनिंग, वो बिल्कुल ऐसा वॉल्केनो फटा गया। मैंने कहा ये क्या चीज़ हुई कि यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स में अगर 1 एकड़ का खर्चा 1 करोड़ का हो रहा है, यहाँ पे 1 एकड़ का खर्चा रिड्यूस डाउन होकर ऐसा हो गया 50,000 रुपये एकड़। लेकिन कमाई में आपको फर्क दिखा? हाँ, मैं वहां पर भी आता हूँ। तो कमाई के अंदर वहां पे ऐसा था कि वहाँ तो छोटा सा एरिया था, तो कमाई वहां पे ज्यादा हुई थी, वो बात नो डाउट, लेकिन उसकी फसल की क्वालिटी, मतलब कॉस्ट भी तो ज्यादा थी। स्ट्रॉबेरी बिकती 200-250 रुपए किलो के अंदर है, मिर्ची और ये है ठीक है 40-50-60 तक बिक जाएगी, स्वीट कॉर्न जो है वो 20 रुपए किलो का ही बिकेगा। लेकिन जो शिफ्ट ऑफ एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही ह्यूज था। कहाँ 1 करोड़ रुपए एकड़ और कहाँ 50,000 रुपए एकड़, मतलब बहुत बड़ा अंतर है इस चीज के अंदर। तो वहां मुझे समझ में आया कि खेती जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल या वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। ये चीज़ आपको तब समझ में आती है जब आप फाइनेंस के नज़रिए से देखते हो, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को जब आकलन किया जाता है तो 2 चीज़ें देखी जाती है। ये थोड़ा सा हमारे, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो किसी भी बिजनेस के अंदर, कोई सा भी बिजनेस आप ले लीजिए दुनिया के अंदर, बिजनेस या फिर कोई सा भी सेटअप ले लीजिए, उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल भाग, और एक होता है ऑपरेशनल भाग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वो पॉली हाउस, नेट हाउस, हाइड्रोपोनिक, इस प्रकार का स्ट्रक्चर ज्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में फैक्ट्री लगी है साहब, तो फैक्ट्री के अंदर आपकी जमीन जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसेट है। आपने फैक्ट्री की मशीनें लगाई है, वो लगाया, वो टिन शेड वाले बड़े बड़े वो जो लगते हैं पूरे के पूरे सेटअप, स्टोर हाउस, वेयर हाउस, ये सब सेटअप है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। या फिर और आसान भाषा में बोला जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो सालों साल चलेगा, जो गलेगा नहीं कभी आपका। और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का मतलब जो कंज्यूम हो जाएगा हाथों हाथ, जैसे कि सीड्स, लेबर का खर्चा आपने दिया, लेबर काम कर गई, खत्म, कंज्यूम। आपने ट्रैक्टर वर्क करवाया, लैंड प्रिपरेशन के लिए ट्रैक्टर वाले को पैसे दिए, वो आएगा 1 एकड़ पे हल चला जाएगा, हो गया कंज्यूम। इसको अगर हम पशुपालन की भाषा में अगर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो गाय आपका एसेट है। हाँ, यानी आप जब पशुपालन करते हैं तो बड़े बड़े शेड में पैसा लगा देते हैं, करेक्ट, लेकिन गाय में पैसे लगते हैं जहाँ लगाना चाहिए। करेक्ट। तो इसके अंदर एसेट की बात करें तो आपका जो शेड है, जो गाय के लिए आप ये लगाते हैं, तो वो आपका एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है। गाय भी आपका एसेट है, लेकिन उसका जो चारा आ रहा है, उसके लिए जो आपने रख रखाव के लिए पर्सन रखा हुआ है, ये आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, इसको ओपेक्स बोला जाता है। तो कहने का मतलब असली कमाई आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर देता है।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी उस कमाई को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिना शेड के गाय दूध नहीं देगी। शेड आप लगाएंगे तभी दूध देगी, ऐसा तो नहीं होगा। गाय तो तब भी दूध देगी, लेकिन शेड लगाने से गाय को थोड़ा सा आराम मिलेगा, है ना, सफाई की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तो वो हो सकता है अच्छी क्वालिटी का दूध दे दे या फिर ज्यादा दूध दे दे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको इन चीजों का सपोर्ट मिलता है। और छोटे लघु उद्योग के हिसाब से देखा जाए तो आपने ऐसे छोटे लघु उद्योग देखे होंगे जो घरों के अंदर है ना, छोटी छोटी लूम्स के अंदर साड़ी, चादर, ऐसी चीजें बनाते हैं। लेकिन आपने देखी होंगी इंडस्ट्रियल लूम्स भी होती हैं, बिल्कुल ऑटोमेटेड मशीन है जिसके अंदर से यहाँ से धागा जाता है और बिल्कुल चादर बन के आ जाती है उस हिसाब से प्रिंट से। सो टेक्निकली इन दोनों में फर्क क्या है? बना तो दोनों ही चादर रहे हैं, इनको समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इनकी मेहनत ज्यादा लग रही है। मतलब इनको हो सकता है एक चादर बनाने में 3 दिन का समय लग रहा हो, वहां पे 3 मिनट में एक चादर बन के बाहर आ रही होगी, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट ये है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर लगभग रॉ मटेरियल का दोनों में सेम होगा, क्योंकि आप समझिए कि चादर अगर 4x6x6 फीट की भी है, ठीक है, तो धागा तो दोनों में बराबर कंज्यूम होगा ना, तो धागे का रॉ मटेरियल तो सेम ही आने वाला है। तो रॉ मटेरियल तो सेम हो गया, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सपेंस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस इंडस्ट्री में ज्यादा हो गया और लघु उद्योग में कम हो गया, क्योंकि उन्होंने छोटी लूम लगा रखी है लकड़ी वाली। और वैसे ही खेती में भी होता है। तो लेट्स से मुझे टमाटर लगाने के लिए या खीरा लगाने के लिए जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करना है, वो बात अलग है, बीज टू बीज वैरायटी वेराई करती है। लेकिन चलो हम तरबूज का एग्जाम्पल ले लेते हैं आसान करने के लिए। तरबूज का बीज अगर मेरे पास आ रहा है, उसको मैं ओपन में खर्च करूं या फिर मैं शेडनेट लगा के तरबूज लगाऊं, फर्क क्या होगा? फर्क ये आ जाएगा कि ओपन के अंदर तरबूज के ऊपर इंसेक्ट आने की संभावना ज्यादा है और शेड नेट के अंदर करने से वो संभावना कम हो जाएगी। लेकिन शेड नेट का एक्सपेंस अगर मैं फ्लैट टॉप वाला सस्ता वाला भी लगाऊं तो भी मेरे 10 से 12 लाख रुपए 1 एकड़ के खर्च होने। तो क्या मुझे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहिए? ये क्वेश्चन हर किसान के मन में आता है। तो ठीक है, चलो हम थोड़ा सा डाइग्रेस हो गए, लेकिन मैं पहले फिर से मेरी स्टोरी पे आऊँ। तो हमने 5-6 फसल वहाँ पे लगाई। तब जो ये लर्निंग और ये जो कॉस्ट रिड्यूस हुई, तब हमें ये समझ में आया कि ओपन फील्ड में फ़ायदा तो है कि कम पैसा लगा के अगर आप मुनाफा बना पा रहे हो। क्योंकि मेरा हमेशा से दिमाग इस चीज़ में चला है कि परसेंटेज में क्यों नहीं बात करता कोई इंसान। हर आदमी बात करना चाहता है 1 एकड़ से 3 लाख की कमाई हुई, 1 एकड़ से 1 लाख की कमाई हुई, 1 एकड़ से 50,000 की कमाई हुई। परसेंटेज में बताओ कि कितना लगा के कितनी कमाई हुई। नॉर्मली हम यूट्यूब में भी यही देखते हैं, 1 एकड़ से 1 करोड़ की कमाई। हाँ, ये सारा मतलब लोगों को आकर्षित करने वाले करेक्ट। कहने का मतलब अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप समझिए कि अगर आप 1 रुपए लगा के 2 रुपए कमाते हैं, दूसरा तरीका मैं आपसे बोलता हूं कि आप 100 रुपए लगा के 150 रुपए कमाते हैं, आप बताइए आपने ज्यादा कमाई किस में करी? सोच के देखिए। बिल्कुल 1 रुपए लगा के आपने पैसा डबल किया है, 100 रुपए लगा के लेकिन आपने 1.5 किया। इसलिए तो डिफरेंस है। लेकिन 150 सुबह सुनने में 2 रुपए के मुकाबले कितना ज्यादा है, वैसी वाली चीज। सो इट्स लाइक खेती में जो समझ आई वही आई, जितना ज्यादा आप ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर लगाते हो उसी के मुताबिक आपके रिटर्न आते हैं, राइट। तो अगर आप बाजरे की फसल में पैसा लगाओगे तो आपको कम एक्सपेंस लगाना है, 10 से 12 हज़ार रुपये एकड़ लगाना है, और बाजरे की फसल का रिटर्न उसी अकॉर्डिंग आएगा। तो 10 लगा के अगर आपने 20 कमाए, 100% रिटर्न, गुड रिटर्न। बाजरा हार्डी क्रॉप है, कोई ज़्यादा पानी वानी भी नहीं देना पड़ता, ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी थी, फसल आ जाती है। लेकिन तरबूज की फसल के अंदर आपको 50 से 60 हज़ार रुपये एकड़ के लगाने हैं, तब आपके 1 से 1.5 लाख रुपये बनते हैं। मैं मानता हूँ 1.5 लाख रुपए आपके पास आए हैं, 50-60 हज़ार रुपये बनाए भी हैं, लेकिन 50-60 हज़ार रुपये आपको इनिशियली लगाने भी पड़ेंगे। वो भी सोचना पड़ता है कि हमारे पास इतने लगाने के लिए भी होने चाहिए, और साथ ही साथ फिर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा तरबूज को। तो बाजरे की फसल में आपको ड्रिप सेटअप नहीं चाहिए, तरबूज की फसल में आप ड्रिप सेटअप लगा के करोगे तो मल्चिंग चाहिए, तो अच्छी फसल आएगी, अच्छे रिटर्न आएंगे। तो अब जैसे ये कॉन्सेप्ट आपने बताया, सामान्य रूप से हम गांव में परंपरागत रूप से देखते हैं कि जैसे मेरे पास खेती है, मैं नहीं कर सकता, मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो मेरी खेती को मैंने बटाई पे दे दिया, कई लोग बोलते ठेके पे दे दिया। तो वो क्या करता है, वो अपने साल भर का किराया आपको दे दिया, कितनी 25,000 30,000। दूसरा नहीं हुआ तो आधा फसल जो उत्पादन हुआ आधा इनपुट वो लगाएगा, आधा कर। करेक्ट। ये हम बटाई पे खेती बोलते हैं, ठेके पे खेती बोलते हैं। सही बात। उसमें और आप जो काम करते हैं जेटा फार्म के थ्रू, दोनों में फर्क क्या है? सो टेक्निकली बोला जाए तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक में लीज दी जा रही है और एक में बटाई वाला काम हो रहा है। हमारे केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग का काम होता है या फिर लीज दी जाती है। अभी हम लीज कॉन्सेप्ट से मूव होकर हम प्रॉफिट शेयर और एसोसिएशन पार्टनरशिप जैसे मोड के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे केस में और बटाई के केस में टर्म्स और कंडीशन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में है। बटाई के अंदर आप कई बार क्या होता है, आप ये भी सुनोगे पानी का खर्चा कौन देगा साहब, बिजली का खर्चा कौन देगा साहब, ये कन्फ्यूजन की स्टेट रहती है। क्या सीड का पैसा आधा आधा करोगे आप, रेवेन्यू का आधा हो रहा है कि प्रॉफिट का आधा हो रहा है। ये टर्म्स क्या है,
जो फाइनेंशियल टर्म्स है ना वो हमेशा गाँव के अंदर, हर गाँव के अंदर अलग अलग कंफ्यूज स्थिति में बनी रहती है। आप भरतपुर में जाके बात करोगे अलग स्थिति हो रही होगी, ग्वालियर में बात करोगे अलग स्थिति हो रही होगी, साउथ में जाके बात करोगे अलग अलग स्थिति हो रही होगी। हम कह रहे हैं कि हम इसको समझने का एक पैरामीटर, जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, हम उसी तरीके से क्यों नहीं बनाए? हर जगह बात करें तो सेम तरीके से क्यों नहीं बात करें? हम जब बात करते हैं कि 1 एकड़ से 1 लाख रुपए आए, तो ये 1 लाख रुपए रेवेन्यू है या प्रॉफिट है, ये हम बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लियर कट तरीके से क्यों नहीं समझा पाते? तो उसी पे अब हम बात करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। करेक्ट। तो उसको समझने के लिए पहले मैं वहाँ पे बताऊँ, जब मैंने 5-6 फसल पे जब शिफ्ट किया हाइड्रोपोनिक से, तो मैं आपको सही बताएं, हमारे पास है ना कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आए थे, क्योंकि मैं खेती के बैकग्राउंड से नहीं हूँ। लेकिन ये भी बात बड़ी ताज्जुब की मेरे लिए हुई कि सारी फसल ने नुकसान दिया, सिर्फ मिर्ची की फसल एक ऐसी थी जिसने मेरे को फ़ायदा दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस मिर्ची की फसल ने मेरा क्या लगाए थे आपने? हमने मिर्ची, शिमला मिर्च, टमाटर, घिया और पत्ता गोभी और मैरीगोल्ड। अच्छा, ये ओपन फार्मिंग में 11-12 एकड़ के अंदर लगाए थे हमने। लेकिन सिर्फ मिर्ची की फसल से हमारे पास इतना आ गया कि सारी कॉस्ट जो थी ना वो कवर हो गई। खर्चा तो जब जैसे लेट से ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं तो 50,000 रुपये एकड़ का खर्चा हुआ, तो मतलब 12 एकड़ के अंदर 6 लाख का खर्चा मेरा जा रहा है। और 6 लाख के खर्चे को रिकवरी जो है वो मेरी सी मिर्ची ने करवा दी। अच्छा। बाकी सारी फसल ने मेरे को कोई अच्छे रिटर्न नहीं दिए। मल्टी क्रॉपिंग तो मेरे को वही ये लर्निंग हमारे पास आई। तो अब जेटा फार्म्स अलग क्या करता है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था। तो यही लर्निंग रही कि अगर मैं मल्टीपल फसल लगाता हूँ तो उससे एक बेनिफिट मिल रहा है कि मेरी को बाकी सारी फसल ने चाहे अच्छा रिटर्न नहीं दिया होगा, लेकिन एक फसल ने इतना रिटर्न दे दिया कि वो मेरा पार पड़ गया, मतलब बैलेंस आउट हो गया। तो बैलेंस आउट करने के लिए मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना था। फाइनेंशियल टर्म्स में इस चीज को डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है। तब समझ में आया कि ऐसे तो खेती में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज, स्टार्टअप, सब लोग इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, राइट? कि हम इसको रोक लेते हैं, ये मेरे कंट्रोल में आ जाए, मैं मौसम को रोक लूंगा। लेकिन 2 ऐसे मैक्रो जिनको आप हाथी पैरामीटर्स बोल सकते हो, मोटे पैरामीटर्स बोल सकते हो, वो कोई दुनिया के अंदर कंट्रोल नहीं कर सका। ना मुझे लगता है आने वाले टाइम में कंट्रोल अभी आसानी से हो पाएंगे। वो है वेदर और दूसरा है मार्केट प्राइस। ये दोनों कोई नहीं कंट्रोल। आप कैसे कह सकते हो कि आज मैं बारिश कंट्रोल कर लूंगा, या आज होगी या नहीं होगी, या आज सूखा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आज मेरे पास किसान इसी दोनों में फंस जाता है, वेदर और मार्केट के बीच में। करेक्ट, क्योंकि वो सोचता है मेरे को मार्केट प्राइस ज्यादा मिले, ये चीज ले। तो हमने इन दोनों चीजों को, यार अपने गीता में मानेगा जो आप तो कर्म करो, आपके हाथ में जो नहीं है सोचो मत, करते जाओ। तो हम भी बोलेंगे इन दोनों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। खेती तो कर सकता हूँ, ऑपरेशन तो कर सकता हूँ, तो मैं उगाना क्यों छोड़ूं? करना चाहिए। तो मैं रोटेशंस कर रहा हूँ, साइकिल बना रहे हैं हम। क्रॉप की साइकिल, क्रॉप रोटेशन होते रहना चाहिए। तो कहने का मतलब चाहे वेदर और मार्केट प्राइस मेरे कंट्रोल में नहीं हो, अलग अलग फसल लगाने से मेरे को ये बेनिफिट मिलता है कि सारी फसल पे एक साथ मौसम का प्रभाव सेम नहीं पड़ सकता। सारी फसल की प्राइसेस एक साथ नीचे नहीं गिर सकती और एक साथ नहीं बढ़ सकती और एक दूसरे से रिलेट भी नहीं करती। आप कभी ये नहीं सुनोगे मार्केट के अंदर कि साहब तरबूज के प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि प्याज की प्राइस बढ़ रही है। क्या रिलेशन है दोनों के अंदर? नहीं। दूसरा मजे की बात, क्रॉप की प्राइसेस मार्केट रेगुलेटरी फैक्टर से भी रिलेट नहीं करती है। जैसे कि आप ये भी कभी नहीं सुनोगे कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है या सोने की प्राइस बढ़ रही है इसलिए तरबूज के प्राइस गिर गए। ये भी आप नहीं सुनोगे। नहीं। इनका पूरा का पूरा खेती की मार्केट प्राइस का जो रिलेशन है वो लोकल लेवल पे डिमांड सप्लाई पे होता है। अच्छा, कि मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर अगर किसी फसल की प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उस एरिया के अंदर उसकी प्राइस डाउन होगी, सिर्फ उस एरिया के अंदर। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा सारी जगहों पे पूरे भारत में हो जाएगी। कहने का मतलब अगर आप नोटिस करें तो साउथ इंडिया के अंदर बेंगलोर के आसपास टमाटर बहुत ज्यादा उगते हैं। तो इसमें अगर ये देखते हैं कि किसी समय आलू बहुत उत्पादन हुआ, हाँ, आलू का रेट हो गया 4 रुपए, हाँ, टमाटर बहुत हुआ, एक समय तो अभी टमाटर 100 रुपए किला, फिर 2 रुपए। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ से लिए होता है, ये आप बता रहे हैं? एरिया की तरफ से। ओके। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उस एरिया में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो प्राइसेस गिरनी थी, सप्लाई ज्यादा कर दी। ये तो इकोनॉमिक्स का रूल है, सप्लाई ज्यादा होती है प्राइस गिरती है, डिमांड ज्यादा होती है प्राइस बढ़ती है। और एग्रीकल्चर के अंदर मैक्रो लेवल पे या कंट्री लेवल पे किसी भी प्रोड्यूस की इनइलास्टिक डिमांड रहती है और इनइलास्टिक सप्लाई रहती है। इसका अपने समझने के पर्पस से इसका मतलब ये होता है देयर इज अनलिमिटेड डिमांड। कोई सा भी प्रोड्यूस कितना भी उगा लो, मेरे को आप ऐसे बताओ कौन नहीं खरीद सकता? पूरे भारत में बिक जाएगा, वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, पूरे भारत में कोई सा भी प्रोड्यूस आपको जो चाहिए कितनी भी क्वांटिटी में आप ले सकते हो, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। जितना बोलो उतना मिलेगा आपको, आपके पास खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। तो अनलिमिटेड सप्लाई है। आज मेरा भंडारा है तो बहुत सारी उतना सारा मिलेगा, तो दाम देने वाला होना चाहिए, बस आपके पास पैसा होना चाहिए तो आपको मिलेगा सब चीज। तो अनलिमिटेड डिमांड है, अनलिमिटेड सप्लाई है।
इसकी कोई कमी नहीं है। तो जब इन इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक सप्लाई दोनों ऐसी हो जाती है तब लोकल डायनेमिक्स ही प्ले करती है, क्योंकि कंट्री लेवल पे तो दोनों चीज़ इन इलास्टिक है, मतलब अनलिमिटेड है। तो आप छोटे एरिया में देखिए, कहने का मतलब राजस्थान के अंदर आप दिल्ली से उधर जाएंगे तो शाहपुरा एरिया के अंदर कोई पर्टिकुलर फसल हो रही है। अब सपोज वो फसल जितनी ज़्यादा होगी, फिर से एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे सर्दी वाली फसल शुरू होंगी, अब लगाएंगे लोग सरसों वगैरह लगाना शुरू करेंगे, तो सरसों का उत्पादन अगर टोंक जिले में ज़्यादा हो गया तो सरसों की प्राइस टोंक में सबसे कम है। लेकिन आप उसको दूसरी जगहों पे लेके जाओ, छत्तीसगढ़ में पहुंचाएंगे तो महंगे हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोडक्शन कम है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आएगी। तो डिमांड सप्लाई के साथ साथ फिर दूसरे फैक्टर्स तो ये हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स मतलब जिसके अंदर पैकेजिंग भी आता है, सब चीज़ आता है। छोटे पैकेजिंग करोगे तो महंगी होगी, बड़ी पैकेजिंग करोगे, ट्रक का ट्रक मंगाओगे, कंटेनर का कंटेनर मंगाओगे तो सस्ती होगी। सो वो बिल्कुल, अब वो हम जो अब डिस्कस करें ना, ये मार्केट है, ये खेती नहीं था। लोग जनरली, जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया है, ये हम जो बातें करते हैं ये हम ट्रेडर मेंटेलिटी से बातें करते हैं। हम प्रोडक्शन मेंटेलिटी में जब आएंगे तो कहने का मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने प्रोडक्शन कितने का किया। अगर आपकी सरसों आपने 20 रुपये किलो में उगाई है तो आप 40 रुपये किलो में बेचने में भी ओके होने चाहिए, 60 रुपये किलो में भी ओके बेचने में होने चाहिए। तो वही चीज़ हमने जब हमारे जेटा फार्म्स में करने की ट्राई करी तब हमें समझ में आया कि डाइवर्सिफिकेशन करो, मार्केट की प्राइस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट मत हो। मार्केट की प्राइस का इफेक्ट या फ़ायदा आप तभी ले सकते हो जब आप मार्केट की डायनेमिक्स या इकोनॉमिक समझते हो। अदरवाइज आप ट्रेडर बन जाओगे। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप प्रोड्यूसर हो या ट्रेडर हो। प्रोड्यूसर की तरीके से सोचना चाहिए। अगर मैं उगा रहा हूँ तो मुझे मेरे क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने ये क्रॉप कितने रुपए किलो में उगाई है। अगर मुझे ये जानकारी ये पता नहीं रहता है, ज्यादातर किसानों को नहीं पता होता, पर केजी लेवल पे नहीं पता बस होता। रेट मार्केट की पता होती है, क्योंकि वो तो मार्केट में फैल ही रही है ना। ट्रेडर तो बता ही रहा है मैं तुमसे ये 60 रुपए में खरीदूंगा इस बार, है ना, इस बार गेहूं इतने रुपए क्विंटल है, 22 रुपए ना, वो 2200 रुपए क्विंटल चल रहा है। 2200 रुपए का रेट कैसे पता है वरना किसान को? क्या किसान को ये पता है उगाया कितने रुपए क्विंटल में? सोच के देखिए, अगर किसान ने वो गेहूं 10,000 रुपए क्विंटल में उगाया, मतलब 10 रुपए किलो में उगाया, आप खुद सोचिए कि अगर वो किसान उसी गेहूं को 20 रुपए क्विंटल में मतलब 20 रुपए किलो में बेच दे, फायदा कितना है? डबल हो गया। ये वाली डायनेमिक्स कोई समझ ही नहीं पा रहा है अभी आज की डेट में। तो ऐसा आपको फसल में देखना पड़ेगा। सेकंड आता है, एक और डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर है, क्योंकि जब ये लोकल लेवल का डिमांड सप्लाई हो रहा है तो ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी करना होता है। उससे वेदर का इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल हो जाता है। वो कैसे समझाएंगे? इसको आप ऐसे समझिए, ये स्टेटमेंट हमेशा हर जगह के लिए ट्रू रहता है कि पूरी कंट्री का कभी भी एग्रीकल्चर फेल नहीं हो सकता, या पूरे ग्लोबल पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर कभी फेल नहीं हो सकता। मतलब वो तो कोई अथाह महामारी आ जाए तब की बात है, लेकिन कभी नहीं होगा ऐसा। मतलब अगर आपके किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बाढ़ आ रही है तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स में बाढ़ आ रही है, सारी जगहों पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेदर बदल जाता है साहब। आपने सुना होगा 2 साल पहले टिड्डी अटैक हुआ था, तो टिड्डी अटैक ये राजस्थान हरियाणा होते हुए इधर हो गया, क्या साउथ के स्टेट्स में हुआ? नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने यहाँ पे राजस्थान में और हरियाणा की साइड में अगर कोई सब्जी या ऐसी कोई फसल लगा रखी होगी तो वो वाली खराब हुई, साउथ में तो नहीं हुई। तो सारी जगह पे तो नहीं आ सकता कभी भी, तो पूरे भारत का कभी नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट हम जेटा फार्म्स में क्या कर रहे थे, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे आपके खेती के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उससे ये बेनिफिट हो रहा है कि आपकी एक फसल कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम में हमेशा सेफ है। उससे जो उसके बेचान से जो बेनिफिट आएगा, उससे जो कैश फ्लो आएगा वो रेगुलर बनेगा। वरना एक और नुकसान क्या होता है, अगर आप सरसों जैसी फसल की बात करें, गेहूं जैसी फसल की बात करें, तो उसमें आपको 3 महीने तक सिर्फ लगाना है पैसा। जब तक वो कटेगी नहीं तब तक पैसा नहीं आ सकता। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन होने से वेदर और मार्केट प्राइस के साथ साथ आपके कैश फ्लोज, मतलब पैसा आना और जाना, ये भी सिक्योर हो जाते हैं। आपके पास हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फसल की बेचान से आ रहा होता है। और ये भी बात सत्य है हर बिजनेस के लिए, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं करूँगा, दुनिया के हर बिजनेस के लिए ये बात सत्य है कि अगर कैश फ्लो चल रहा है तो वो बिजनेस जिंदा है, वरना वो बिजनेस रुका हुआ ही कहलाता है, स्टैग्नेंट कहलाता है। ऋतुराज जी, जब एक युवा पढ़ाई लिखाई पूरा करके एक नौकरी की तरफ भागता है या सोचता है सिक्योर एक ज़िंदगी चली जाए, उस समय आप ये बोल रहे हैं कि वो खेती की ओर जुड़े, खेती की ओर जाए जी। तो क्या अपने अनुभव के आधार पर आप एक बहुत अच्छी बात का जवाब दें, क्या खेती में व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? बन तो सकता है, उसके लिए उसी अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो इसके छोटे से उदाहरण से देखें
तो हमने भी खेती की शुरुआत ऐसे ही करी। मेरा कोई खेती का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमने तो कैपेक्स लाइट मॉडल किया। हमने ज़मीनें किराए पे ली, चीज़ें बनाई, लोगों से अभी जुड़े। क्या है, आप कितने एक एरिया में कर रहे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ, थोड़ा सा कहने का मतलब हमने पीक के अंदर लगभग 13,500 से 15,000 एकड़ तक हमने खेती की है, जिसमें हमने असम, नागालैंड, सब जगह के हमारे पास खेत थे। और उस समय हमारे पास लगभग 4,000 लोग पूरे कंपनी के अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक हर तबके के लोग काम कर रहे थे। 4,000 लोग? हाँ, जिसमें कृषिवीर भी थे, जो हमारे पास कृषिवीर डेजिग्नेशन भी देखे हम। कृषिवीर जहाँ पे हम लोग लेबर बोलते हैं, तो हम लेबर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आप हमारे साथ काम कर रहे हो, गिव दैट ग्लैमर, आप दो कृषिवीर डेजिग्नेशन। इट ऑलवेज इम्पैक्ट, अच्छी चीज दिमाग लगती है ना। आज हम कंपनी के वीपी बन के बैठे हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं वीपी हूँ, कर तो सब कंपनी के लिए ही नौकरी रहे हैं टेक्निकली देखा जाए तो वैसा ही चीज़ है। तो हमारे पास इंजीनियर्स भी थे, हमारे पास अकाउंट्स वाले लोग भी थे। मतलब कहने का मतलब जो जिस स्किल में होशियार है, जो जिसको जो चीज़ आती है, वो उस रोल के ऊपर अपना अपना काम कर रहा था। ये इस तरीके से हमने इस बिजनेस मॉडल को बनाया। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि कोई पर्सन करोड़पति कैसे बन सकता है। तो खेती या किसानी या एग्रीकल्चर अपने आप में एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर अलग अलग काम है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ। कोई खेती करना चाहेगा, कहने का मतलब हर इंडस्ट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग साइड होती है, फिर एक ट्रेडिंग साइड होती है कि एक कोई लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने, जो नहीं होता स्टील को बेचने का खरीदने का काम करते हैं, बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। बनाने के लिए तो साहब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा स्टील भी है, JSW स्टील भी है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एक बेचने का काम कर रहे हैं, एक उसके वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। कोई चादर बना रहा है, कोई रॉड्स बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, राइट, इस तरीके से बना रहा है। तो ये वैल्यू एडिशन का ऐसे ही खेती एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी यही होता है। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो फार्मिंग सेगमेंट में कहलाते हैं। ऐसे ही बीच में ट्रेडर्स होते हैं, जिसके अंदर मंडी और उनके मार्केट्स काम में आते हैं, या आड़त आता है, कमीशन एजेंट्स आते हैं, ले लेते हैं। हाँ, वो अपना हिस्सा लेते हैं। फिर वैल्यू एडिशन वाले सेटअप्स आते हैं, जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आलू से चिप्स बना रहे हैं, कुछ वेफर्स बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के सेटअप्स आते हैं। फिर उसके आगे का एक और ट्रेडिंग मार्केट आता है। फिर वैल्यू एडिशन के अंदर पैकेजिंग वाली चीज़ आती है, एक बल्क में होता है, एक उसमें होता है, एक रॉ फ्रेश प्रोड्यूस का भी है। तो ऐसा ये पूरी अपनी इंडस्ट्री है। इसके अंदर आपको पहले अपना निश ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहाँ फिट होता हूँ, मुझे क्या आता है, राइट। इसके अंदर हर आदमी अपनी अपनी पढ़ाई या अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग फिट हो सकता है। किसी को कुछ भी नहीं आता, तो मैं तो ये मानता हूँ खेती तो सही में है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आने लग जाएगी। और अब तो सरकार ने ही बहुत सारे ऐसे सेटअप्स बना रखे हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र और ये सब, तो आप वहाँ से जाके ट्रेनिंग वगैरह भी ले सकते हैं। और प्लस आपके जैसी एजेंसीज भी ट्रेनिंग दे ही रही है किसानों को अच्छी खेती करने के लिए। तो ऐसे कर, इसके ऊपर एक लेयर जो मैं समझता हूँ, जो हमने बनाई और मुझे लगता है इसमें लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप की लेयर। जो ये पूरी सिस्टम या इंडस्ट्री को समझ गया, तो आपने देखे होंगे आजकल स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो इन सारे चीज़ों को जोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं। आपने शुरू में एग्जांपल दिया था, ओयो बन सकते हैं कि नहीं, उबर बन सकते हैं कि नहीं। तो आप सोचिए ओयो ने क्या किया है, इनके पास खुद की कुछ नहीं है, वो लोगों को जोड़ दिया है। होटल की बात है तो होटल के मालिक तो आप हो, बिल्डिंग के मालिक आप हो। ओयो ने क्या बनाया, बोले आपके होटल में ग्राहक ज्यादा नहीं आ रहे, तो मैं ऐप बना रहा हूँ ना, मैं आपको SOP दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एक होटल को अच्छे से चलाना है। आपने सेटअप बना लिया, तो किसान के पास खेत है, सब है, तो एक एंटरप्रेन्योर आके उसको बता सकता है, चीजें सिखा सकता है। और ऐसे में 10 खेत ले लूँ तो वो हो सकता है। तो हमने भी ऐसा एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला मॉडल सोचा था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। तो हम उसके ऊपर अब वर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आप युवा की बात कर रहे हो, जो खेती एग्रीकल्चर से जुड़ना चाहता है, वो इस एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के थ्रू बन सकता है करोड़पति, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग भी हो रही होगी, उसमें खेती भी हो रही होगी, उससे वैल्यू एडिशन के प्रोसेसिंग सेटअप भी होंगे। एक एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग, एंटरप्रेन्योर का दिमाग किस चीज़ में चलता है कि किस आदमी से या किस एंटिटी से कैसे बिजनेस बनाना है, यही तो एंटरप्रेन्योरशिप का खेल है। ऋतुराज जी, अब हम फूड प्रोसेस की बात करते हैं। तो मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ में भी मैंने सुना था कि कोई जीरा का व्यवसाय करता है, खेती करता है, वो जीरा 100 रुपये में बेचता है फॉर एग्जाम्पल, और वो 60 रुपये भी जीरा शॉर्टिंग रेडिंग। ये जो लेवल 1 लेवल 2 की जब बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग, इसका कितना महत्व है, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर हम प्रोसेसिंग पे बात करें, टेक्निकली देयर आर 2 से 3 अलग अलग क्रॉप्स वाइज वैसे होता है, लेकिन अपन ठीक है फॉर सिंपलिस्टिक अप्रोच, सबसे पहला नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग के बाद तो सबसे पहले अगर फसल जब खेती से आ रही है, तो सबसे पहला फर्स्ट लेवल है ना, ग्रेडिंग सॉर्टिंग भी प्रोसेसिंग का पार्ट होता है कि आप ग्रेड सॉर्ट कर देते हो, तो वो भी अपने आप में वैल्यू एडिशन है। जैसे मोटा सोयाबीन का दाना ज्यादा प्राइस में बिकेगा। अमूमन किसान ये करता है कि मेरे यहाँ जैसे 2 एकड़ में पैदावार हुई, एक तो ये है मैं सारी मंडी में बेच दूं जाकर, हाँ। दूसरा इसको मैं अलग अलग कर दूं, ग्रेडिंग करके बेचोगे, तो ये किसान के लेवल पे ही ग्रेडिंग सॉर्टिंग हो गई, तो ये फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग कहलाती है। उसमें मुनाफा ज्यादा है, उसमें मुनाफा ज्यादा है।
फिर सेकंड लेवल प्रोसेसिंग आती है कि आपने उस चीज़ का रूप ही बदल दिया। कैसे? आपने मूंगफली थी, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करी, लेकिन ग्रेडिंग सॉर्टिंग नहीं करनी, आपने तेल बना दिया। अच्छा। बाय प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं, खल निकल रही है, ये भी आपने बेचा, तो तेल निकालते ही उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। 2 से 3 गुना भी बढ़ सकती है। 3 गुना बढ़ गया। तो फर्स्ट लेवल में हमने किया ग्रेडिंग साइज के आधार पर हमने अलग अलग सुंदरता के आधार पर ग्रेडिंग सॉर्टिंग करी। ठीक है, उसका प्राइस हमको अलग अलग। इसमें अब एंटरप्रेन्योर दिमाग से चलें तो जिसकी साइज अच्छी थी, सुंदर ज्यादा था, उसको तो ऐसे कैसे बेच दो। जो दिखने में सुंदर नहीं था तो रूप ही बदल दो। राइट, जैसे आपने जीरे का एग्जांपल लिया, या फिर छोटे मूंगफली के दाने हैं, अब कोई खरीदना नहीं चाह रहा तो ठीक है साहब, तेल निकाल लेते हैं उससे। तेल निकालने के बाद आप ये थोड़ी पूछ रहे थे कि ये छोटी मूंगफली से निकला कि बड़ी मूंगफली से, तेल तो तेल है ना, है तो मूंगफली का। जीरे का पाउडर बना दिया, पाउडर बना लो आप ई ग्रेड जीरे का। इस तरीके से चीजें करी जा सकती है। टमाटर का सॉस बना लो, सॉस बना लो। आजकल ड्राई टमाटर के पाउडर चल रहा है। तो ये तो एक किसान थे हमारे वहाँ के, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से आइडिया दिया कि उन्होंने तो एक रूल बना रखा था, टमाटर की प्राइस जैसे ही 5 रुपए से नीचे है उनको ड्राई करके पाउडर बना लो। रोक लो उसको, उसमें रेट भी अच्छे मिलेंगे। हाँ, उसमें रेट अच्छे मिलेंगे। पाउडर बना लिया तो रोक लो, खराब तो हो नहीं रहा वैसे। तो ये हो गया प्रोसेसिंग सेटअप। फिर इसके लिए मार्केट ढूंढना पड़ता है। मार्केट भी 2 तरीके से, आपको लोकल मार्केट भी मिल जाएंगे, ट्रेडर्स भी मिल जाएंगे, एक्सपोर्ट मार्केट भी है बहुत सारी चीज़ों का, ऐसी चीज़ें हो सकती है। और थर्ड लेवल है D2C, रिटेल में घुसते हैं फिर हम। ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग कर लिया आपने, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करा, मंडी में बेचा या ट्रेडर्स को बेचा। सेकंड लेवल पे भी यही चीज़ हो रही है। फिर थर्ड है कि मैं अपना खुद का मार्केट ही बना रहा हूँ। जैसे सपोज आपने जीरा पीस लिया या टमाटर के पाउडर बना लिए, तो अब आप इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, या सॉस बना के आप खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करके आप बेचना चाह रहे हैं, या खुद कस्टमर से लिंक करना चाहते हैं। इसको थर्ड लेवल प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन बोला जाता है। इसको प्रोसेसिंग नहीं बोलेंगे, वैल्यू एडिशन का पार्ट है ये। क्योंकि अगर आप लेट्स से होलसेल में बेच रहे हैं तो आपकी चीज़ 50 रुपए की बिक रही है, लेकिन आप D2C के अंदर या डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहे हैं तो वही 50 रुपए की चीज़ 200 रुपए से 500 रुपए तक बिक सकती है। तो कई गुना इसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें एक तकलीफ ये आ सकती है, अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना, हर लेवल के साथ स्किल सेट चेंज हो रहा है। एक है सिर्फ ग्रेडिंग सॉर्टिंग सुंदरता और साइज के आधार पर चेंज करना, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, ये कोई भी कर सकता है। प्रोसेसिंग करते वक्त समझ होनी बहुत ज़रूरी है, किस तापमान पर सुखाना है, ऐसा तो नहीं न्यूट्रिएंट मर जाएंगे। तेल निकालने के लिए कितना कंप्रेस करना है, तेल की भी पूरा प्रोसेस होता है। ज़्यादा कर लिया तो वो बर्नट स्मेल आ जाएगी तेल की। अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आपको स्किल सेट होना चाहिए। फिर थर्ड स्केल पे आपको मार्केटिंग की स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको पैकेजिंग और डिज़ाइनिंग की स्किल सीखनी पड़ेगी कि आपका पैकेज मसाले का कितना सुंदर दिख रहा है कि तब तो वो बिके, या आपकी रीच लोगों तक कैसी है, आप पहचान कैसे बनाओ अपनी, ब्रांड कैसे बनाओ अपना, तभी तो लोग खरीदेंगे। आज अच्छे मसालों के ब्रांड को सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर सपोज मैं भी कल को मेरा मसाले का ब्रांड लॉन्च करूँ, हो सकता है हम कर लें, क्योंकि हमारे पास किसानों का ग्रुप है, समूह है, हमने मसालों का ब्रांड लॉन्च कर दिया, तो हमें पता होना चाहिए हम कैसे कहाँ तक किस लेवल पे पहुँचेंगे। हर जगह पे आप नोटिस करो सबका स्किल सेट बदल रहा है। इसलिए हमने बोला ना, वो एंटरप्रेन्योर बनना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स मतलब मिनी MBA जैसा फार्मर को करना चाहिए। अच्छा, भारत देश में छोटे और लघु सीमांत किसान बहुत है जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है। करेक्ट। जेटा फार्म अगर बात करता है तो बड़े बड़े फार्म की बात करता है जिसके पास 20 एकड़ है, 25 एकड़ है, 30 एकड़ है। और ऐसे छोटे छोटे किसान को सरकार ने FPO, बोला आप FPO मिलकर बनाएं, ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो ये छोटे किसान जेटा फार्म से कैसे जुड़ सकते हैं? सर वैसे इसके ऊपर कोई सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन अब हम फार्मर्स को जेटा फार्मर्स बनाने की तरफ मतलब बढ़ रहे हैं। मतलब हमने ये प्रोसेस बनाया। अब हम इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए FPO का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के किसान उसी एरिया के सिस्टम्स को, डायनेमिक्स को समझते हैं। मतलब हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को भी यूज लेना चाहते हैं और एक दूसरे की वीकनेस को मिटाना चाहते हैं। वीकनेस और स्ट्रेंथ में बताता हूँ, जैसे हम हमारी वीकनेस बताते हैं। मैं इंडिया के हर एरिया का तो जानने वाला हूँ नहीं, मैं खुद राजस्थान का हूँ तो मेरे को नहीं पता कि उड़ीसा में क्या हो रहा होगा या तेलंगाना में क्या हो रहा होगा। वहाँ के किसान की डायनेमिक्स क्या है, वहाँ पे लॉजिस्टिक कैसे वर्क करता है, वहाँ पे उनकी सोच क्या है, वो वहीं के लोग जानते हैं। तो अगर उन सब किसानों के समूह ने मिलकर एक FPO बना रखा है तो हम उस FPO से बात कर सकते हैं। FPO के लेवल पे आने के बाद अब वो सोच रहे हैं थोड़ा सा, मतलब वो बोलते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट हो चुका है, तभी तो FPO बना है। अब FPO की वीकनेस की बात करते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है,
सही जगह से सही टाइम पे कोई इनपुट सही से मिल जाए, मेरे को मार्केट अच्छे से मिल जाए, क्या कोई मेरे साथ मिलके प्रोसेसिंग सेटअप डाल सकता है क्या, जिससे कि मैं मेरी वैल्यू एडिशन कर सकूं, क्या कोई मेरे साथ मिलके मार्केटिंग के सेटअप्स कर सकता है, जिससे कि हम उससे बेसिस पे है ना और ज़्यादा इसके ना वैल्यू निकाल सकें या प्राइसिंग निकाल सकें। तो ये वाली स्ट्रेंथ हमारी है, उनकी स्ट्रेंथ है उस लोकल डायनेमिक्स को पहचानना। तो जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो हम जेटा एफपीओज और जेटा फार्मर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या क्या हम दे सकते हैं, हम किसानों की क्रॉप्स का इंश्योरेंस हो सकता है, किसानों को एक फिक्स रिटर्न मिल सकता है, हमें बेनिफिट मिलता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्रॉप्स, कौन सी जगह पे कौन सी क्रॉप हो रही है, जिससे कि मैं मार्केट बहुत अच्छे से पहुंचा पाता हूँ एफपीओ के पास। आप सोचेंगे मेरे पास नेटवर्क बहुत बड़ा है, कल को कोई पर्सन आके मुझे बोलता है कि भाई साहब मुझे ना बारले चाहिए, जैसे आज सुबह एक मैसेज आया था, हम सब जब बैठे थे तो उन्होंने बोला बारले चाहिए। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं खुद 1500 या 2000 एकड़ की जमीन लाके उस पर मैं खुद से बारले उगाऊं, या फिर मैं दो एफपीओ को टच बेस करूं और मैं बोलूं मेरे अकॉर्डिंग ही बारले उगना चाहिए, ये क्वालिटी बनेगी ना तभी अपन बेच पाएंगे। तो मैंने मार्केट तो ढूंढ दिया, उन्होंने उन किसानों की डायनेमिक समझी और हमने मिलकर जेटा फार्मर्स के साथ ये बारले उगा दिया। तो ऐसा रोल प्ले और ये एसोसिएशन बहुत काम का हो सकता है। अच्छा, ऐसे आपके पास ऑफर आते हैं कि हमको इतनी क्वांटिटी में ये चाहिए, बिल्कुल। फिर आपका क्या रहता है, उनके साथ अनुबंध कैसे करते हैं, कोलैबोरेशन? यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली चीज। अब हम इसके अंदर एक थोड़ा सा इनोवेशन लेके आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जनरली मार्केट प्राइस और उसके अकॉर्डिंग चीजें देखी जाती थी। हम दो मॉडल में वर्क करते हैं। हम या तो प्रॉफिट शेयरिंग में वर्क कर लेते हैं, जो प्रॉफिट का ना प्रोविजन जो है वो नीचे तक भी पहुंचा सकते हैं, या फिर कॉस्ट प्लस प्रीमियम मॉडल। मुझे कॉस्ट प्लस प्रीमियम मॉडल जो है ना ज़्यादा बेहतर लगता है। उसमें क्या होता है, सब लोगों के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी आ गई। कहने का मतलब, आपने कोई क्रॉप का, मैंने आपको कॉन्टैक्ट दिया और मैंने बोला कि सर इसको आपको उगाने में 100 रुपये लगेंगे, लेकिन मैं आपको 150 रुपये दे दूंगा, तो आप हैप्पी हो, 50% का मार्जिन आ गया। अब आप आपस में उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। मैं एज अ कॉन्टैक्ट जिसने दिया वो भी खुश है कि यार मेरे को मेरी कॉस्ट के ऊपर से 50% का ही मार्जिन देना पड़ा, मैं मार्केट में मेरे हिसाब से प्ले कर लूँगा। ऐसे तो हम इस तरीके का अनुबंध बनाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि किसान कभी इसका आपने जवाब दिया कि बहुत उत्पादन होता है तो सड़कों पर फेंक रहा है, करेक्ट। दूसरा कहीं रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो किसान कमा नहीं पा रहा है। आप कैसे कमा पा रहे हैं? वही जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, डाइवर्सिफिकेशन, हम उस वजह से, और प्लस उसकी वजह से जो कैश फ्लोज है। मैं ऐसा मानता हूँ, अगर कुछ चीज़ मैंने उगाई है, अगर उसकी प्राइस आज डाउन चली गई है तो मैं उसका बेचना नहीं रोक सकता। अगर मैंने उसको बाजार में, मतलब सड़क पे फेंक दिया, तो उसकी वैल्यू मैंने खुद ने जीरो कर दी। जो मुझे अगर 1 रुपये भी मिल रही होती तो कुछ तो मिल रहा था। इसको आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, पता है, गाँव वाले लेवल पे भी बात करें तो आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं। ये ज्वेलरी व्यापारी नहीं होते जो ज्वेलरी और बुलियंस में काम करते हैं, सोने के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन क्या सोने के भाव नीचे होते हैं तो वो फेंक देते हैं क्या सोना? नहीं फेंकते ना। क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि उन्हें पता है ये आगे बढ़ेगा, राइट। और आप ये भी चीज़ नोटिस करना कि ज्वेलरी बिजनेस या बुलियन बिजनेस चलता कैसे है। हर हफ्ते एक सेट पैटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ बुलियन, है ना, वो व्यापारी अपने पास खरीदता है। जैसे लेट से 1 किलो की बात करते हैं, 1 किलो वैसे बड़ा अमाउंट है सोने के अंदर, नहीं, मुझे हम हर हफ्ते 1 किलो का बैलेंस मैनेज करना है। आज सोने की प्राइस एक्स अमाउंट है, मैंने 1 किलो खरीद के रख लिया, हफ्ते भर में मेरा कुछ सोना बिका, 300 ग्राम बिक गया, तो मुझे अगले हफ्ते 300 ग्राम वापस खरीदना है, चाहे कुछ भी प्राइस हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, खरीदना ही है मुझे। तो ये क्योंकि कैश फ्लो होना चाहिए। अब आपके टमाटर के प्राइस आज 2 रुपये हो गए तो 2 रुपये में बेचो। टमाटर तो रेगुलर फसल है, ऐसा तो नहीं है ना एक बार में कटाई होती है, राइट। कल को वो 50 रुपये भी हो जाएगी, 1 महीने बाद 50 हो जाएगी, तो आप 50 में भी बेचना, तो 2 में भी बेचो, 50 में भी बेचो, लेकिन रेगुलर पैसा आते रहने दो। जब 2 रुपये का हो जाएगा और आपने फेंक दिया तो उस दिन जो 2 रुपये आने वाले थे वो भी तो खत्म कर दिया आपने। कॉस्टिंग नहीं आती, कई बार बोलते उत्पादन की कॉस्टिंग ही नहीं पड़ती। उत्पादन की कॉस्टिंग आपने निकाली क्या, जब तो पूरी फसल ही नहीं कटी तो। अच्छा, टमाटर की फसल तो हर दिन तुड़ाई होती है, या हर एक दिन छोड़ के एक दिन में तुड़ाई होती है। टमाटर की फसल अपने आप में 7 महीने की फसल है, ठीक है। 2 महीने बाद से अप्रोक्सीमेटली टमाटर की तुड़ाई शुरू हो जाती है। तो फसल की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है? फॉर्मूला क्या है उसका, कि टोटल पैसा जो मैंने लगाया, ठीक है, उसको डिवाइड करना है आपको टोटल प्रोडक्शन जो मैंने लिया, और वो प्रोडक्शन लास्ट तक निकलेगा तभी तो निकालोगे। बीच में कैसे निकाल सकते हैं उस चीज का? वो तो अच्छा, कौन से मौसम में कौन सी फसल लगाएं, ये एक बड़ा प्रश्न रहता है। तो आप जेटा फार्म के माध्यम से किसानों को गाइड करते हैं कि क्या लगाएं? इसमें तो सर सबसे अच्छे तरीके से मैं बोलता हूँ, इसका सबसे अच्छा राय आपके एरिया में जो कृषि विज्ञान केंद्र है या जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है, सरकार ने जो बना रखा है, वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर बताते हैं। क्योंकि मौसम, मिट्टी और मार्केट, इन 3 चीज़ों के बेसिस पे क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए।
मौसम, मिट्टी और मार्केट, ये 3 चीजें। 3M। हाँ 3M। क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग करोगे तो क्रॉप उगाने में आसानी होगी। वैसे ऑफ सीजन क्रॉप्स भी उगती है, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं बोल सकता कि ऑफ सीजन क्रॉप्स नहीं उगती, लोग उगाते हैं, हमने खुद ने उगाई, गर्मी में स्ट्रॉबेरीज उगाई थी, मैं मना क्यों करूँ, राइट। लेकिन सो इन तीनों चीज के बारे में जब आपको पता लग जाता है ना, तो आपकी आसानी हो जाती है। तो आसान आपको है ना, ऐसे बोल सकते हैं, उस आसानी की डिग्री को कितना कम या ज़्यादा करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको सबसे आसान वे में काम करना है ना, तो जिस मौसम में जो फसल उगती है और आपके पास उस चीज़ का मार्केट आसानी से अवेलेबल है और आपकी मिट्टी उस क्रॉप को सपोर्ट करती है, तो उगा दो। मत लगाओ उसमें दिमाग, क्योंकि उगाने का खर्चा कम होगा, मेहनत कम होगी, उगाई गई और बिक भी जाएगी। लेकिन कल को मैंने ऐसा कर दिया, सपोज मैंने कोई ऐसी फसल उगा ली, लेट्स से गैरकिन्स है, गैरकिन्स वो एक छोटा खीरा आता है जो पिकल्स में यूज़ होता है और एक्सपोर्ट मार्केट यूरोप में, दुबई में बहुत कंज्यूम होता है। अब वो मैंने राजस्थान में उगा लिए, तो लोग पता क्या बोलेंगे, ये कैसा गंदा सा खीरा है, खीरा तो साहब इतना सुंदर आता है, हरे रंग का आता है, ये तो छोटे छोटे से 3-3 सेंटीमीटर के खीरे हैं, ये कोई खीरा होता है, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो मेरे पास मार्केट नहीं है, मैं उगा तो बड़ी आसानी से दूंगा, मिट्टी भी मेरे सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब मार्केट नहीं है तो बेचने में मुश्किल हो गई। एक है मिट्टी की आपने जांच कराई, उसका न्यूट्रिशन लेवल देखा, उसके अकॉर्डिंग कौन सी क्रॉप सपोर्ट करती है, तो इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे क्रॉप। तो किसान तो अभी तक तो यही कर रहा है, मौसम के अनुसार उत्पादन कर रहा है, फिर बेच रहा है। नहीं तो मिट्टी की जांच हर बार नहीं करा रहा, आप ये भी पूछ लेना। हर बार मिट्टी की जांच करनी चाहिए, क्योंकि आप हर बार जब फसल कर लेते हो तो मिट्टी के जो न्यूट्रिशन है या पोषण है वो चेंज होता है। अच्छा, इसी में हम एक बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जो किसानों को आप नॉर्मली देना चाहते हैं कि ये चीज़ें करें, 1 2 3 4 ये चीज़ें करें, तब आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये वाली माइक्रो लेवल पे बात करी, हम इसको बिजनेस के नज़र से देखते हैं। एग्री बिजनेस को करने के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है ज़मीन, लैंड चाहिए आपको। तो पहले लैंड आएगी, उस लैंड के रिलेशन में आप सारी चीज़ें देख लो, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। लैंड मार्केट से कितनी दूर है, लैंड में मिट्टी किस प्रकार की है, पानी की व्यवस्था है या नहीं, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, सोलर लगाना चाहिए या नहीं, पॉन्ड बनाना चाहिए या नहीं, इस टाइप की चीज़ें लैंड से संबंधित। बिल्कुल, हम ऐसी बात करें जिससे मैंने 2 एकड़ जगह कहीं ली, किराए पे ली, कैसे भी लियो, तो ये चीज़ें शुरू करेंगे कैसे। हाँ, तो ये देखनी है, लैंड से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, लैंड में आपने फिर से रिपीट कर दीजिए, लैंड में आपने मार्केट कितनी दूर है, मार्केट, मिट्टी की जांच, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इस टाइप की चीज़ें। और अगर मैं एनहेंसमेंट लगा सकता हूँ या नहीं, मतलब क्या मेरे एरिया के अंदर सब्सिडी अवेलेबल है क्या, शेड नेट की, इरिगेशन की। कई जगहों पे आप बिलीव नहीं करोगे, फेंसिंग की सब्सिडी भी अवेलेबल होती है, हर जगह नहीं होती, लेकिन कई जगहों पे होती है। अगर मिल रही है तो वो फायदे उठाने चाहिए। गवर्नमेंट की सब्सिडीज के अगर किसानों को फायदे मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट ने ये सुविधाएं इसलिए लेनी चाहिए। सेकंड लेवल पे आते हैं ऑपरेशंस, करेगा कौन खेती। ठीक है, आपने बोला आपने जमीन ले ली, आप बोल रहे आप नहीं करना चाहते, तो आप हायर करेंगे किसी को, या आप जेटा फार्म को जैसे हायर कर सकते हैं, या मतलब किसी को भी हायर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको हायर करना, ऑपरेशंस की टीम चाहिए, या आप खुद करोगे, खुद क्या अकेले करोगे, क्या आपके पास टीम भी है, क्योंकि कई जगहों पे टीम के साथ खेती होती है। पाइनएप्पल की खेती होगी तो आप और आपके साथ 100 लोग लगेंगे, ऐसे पहाड़ियों पे पाइनएप्पल लगे रहेंगे, रोजमर्रा में काम होगा, कटिंग होगी, ये होगी, ग्राफ्ट, मतलब पेड़ बदलेगा, उसके अंदर दूसरा पौधा निकलेगा, सब लगाना है, पानी देना है, ये तो पूरा अपने आप में काम है, टीम चाहिए इसके लिए। लेकिन आपको सिर्फ बाजरा लगाना है तो हो सकता है आप 4 लोग मिलकर लगा लोगे, राइट। तो आपको ये ऑपरेशंस की टीम चाहिए। तीसरी चीज एग्रोनॉमी, कैसे करना है, कौन सी वैरायटी का बीज लगाना है, मिट्टी की न्यूट्रिशन ये कहता है तो कब मेरे को कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितने लेवल पे इनपुट डालना है, कब तुड़ाई करनी है, किस स्टेज में उसको रखना है, सहेजना कैसे है, पैकेजिंग कैसे करनी है, ये सब एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी के लिए कुछ टिप्स बता सकते हैं, क्योंकि किसान इसमें सबसे बड़ा उसको जो चैलेंज आता है ये एग्रोनॉमी का ही। एग्रोनॉमी का इसलिए आता है क्योंकि किसानों ने जनरली वो एग्रीकल्चर वाली पढ़ाई नहीं की होती। मैं खुद एग्रीकल्चर से नहीं हूँ, मैं तो खुद डिपेंडेंट रहता हूँ एग्रोनॉमिस्ट और इनके ऊपर, लेकिन आपको अच्छे एग्रोनॉमिस्ट ढूंढने पड़ेंगे और आपके एरिया में मिलते हैं, और इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कृषि विज्ञान केंद्र और इनके थ्रू। प्लस आपके यहाँ पर भी मैं तो कहूँगा कि हर गांव के अंदर आपको ऐसे लोग भी, ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी है, और ये सब है ना फिर बाद में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और ज़्यादातर लोग फिर सेल्स इंडस्ट्री वगैरह के अंदर लग जाते हैं, फर्टिलाइजर्स के। मैं तो कहूँगा कि ये लोग अपने गाँव के अंदर अगर अपना एग्रोनॉमिक कंसल्टेंट जैसे खुद खोलें, जैसे आपने देखे हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल बनते हैं, क्लिनिक बनते हैं, तो आप ये वाला काम करो, एग्रीकल्चर वाला सलाहकार बन सकते हो, क्रॉप डॉक्टर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। तो ये सलाहकार, ये तीसरी चीज है, लैंड, ऑपरेशंस और एग्रोनॉमी। ये तीनों वो चीज हो गई जिसमें जाता है खर्चा। इन तीनों के अलावा किसी में खर्चा नहीं जाएगा आप खेती के अंदर, हो गया। अच्छा, राइट। अब आता है मार्केट। खर्चा कर लिया तो मार्केट चाहिए ना, पैसा कमाना भी है तो मार्केट होना जरूरी है।
अब मार्केट ढूंढना है, आपने जो फसल लगाई, एग्रोनॉमी दी, मेहनत कर ली, ऑपरेशंस कर लिए, तो जो उगेगा उसको मार्केट में बेचना। मार्केट के बहुत सारे तरीके हैं। एक है ओपन मार्केट, नजदीकी मंडी में मंडी में बेच दिया। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेच सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, लिक्विडेशन बहुत आसान होता है, प्राइस फिक्स हो जाती है कई जगहों पे। कैसे, जैसे समझाइए। जैसे अगर आप एक प्रोसेसिंग सेटअप वाले हैं तो आप चाहेंगे कि आपको रेगुलर सप्लाई मिले लेकिन एक प्राइस पे मिले। अच्छा, तो आप बोलोगे भाई आपने मुझे ऑर्डर दे दिया, तेल का मैंने मिल लगा लिया है, मैं चाहूंगा मेरे को फिक्स प्राइस में सरसों मिल जाए या मूंगफली मिल जाए। तो आप बोलो भाई मेरे को 50 रुपए में सरसों चाहिए, मैं साल भर खरीदने को रेडी हूँ। आप ओके रहोगे क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, आपने उस अकॉर्डिंग सोचा। किसान को भी उस अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, यार मैं क्या इनको दे सकता हूँ इतनी सरसों रेगुलर, तो मैं 50 रुपए में देना शुरू कर दूँ। अगर बेनिफिट हो रहा है तो ये आप कर सकते हो, नहीं तो कॉस्ट प्लस प्रीमियम मॉडल वैसा वाला हो सकता है। तीसरा है फिर वही जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके आप डायरेक्ट मार्केट ढूंढो या एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढो, उसके लिए आपको बीच में एक एजेंट चाहिए रहेगा। एजेंट की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके नहीं कर पाएंगे। वरना छोटे सीमा जो लघु किसान हैं उनके लिए दिक्कत आएगी कि छोटे प्रोड्यूस को लॉजिस्टिक्स वगैरह महंगा पड़ जाता है। तो आपको एग्रीगेटर बनाने के लिए बीच में एक एजेंट चाहिए। मार्केट हो गया। अब हमने खर्चे वाली चीज देख ली और रेवेन्यू लाने वाली चीज देख ली। अच्छा, मार्केट में एक और चीज डिपेंड करती है कि कहाँ किसका प्राइस किस मंडी में ज्यादा है, तो वहां जाकर के बेचे, ये भी है। करेक्ट, ये है। इसके लिए फिर आपको तो इसके लिए ना आप पैरामीटर्स बनाओ। पहले तो है प्रोडक्शन पैरामीटर कि कॉस्ट पता लग गई आपने कितने रुपए में उगाया। अब आप उसके ऊपर है ना वही वाला आकलन करो कि सपोज मैंने ये चीज जयपुर में उगाई 5 रुपए के अंदर, तो जयपुर की मंडी में मुझे 7 रुपए मिल रहे हैं और दिल्ली की मंडी में मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं। तो सबसे पहले 2 चीज देखनी पड़ेगी, क्या दिल्ली की मंडी में मुझे इसको पहुंचाने के कितने रुपए लग रहे हैं। अगर 2 ही रुपए लग रहे हैं तो 3 रुपए के लिए मैं दिल्ली की मंडी तक क्यों आऊं जब मैं वहीं के बगल में 2 रुपए में एक्स्ट्रा में बेच सकता हूँ। ये ऐसा सोचना जरूरी है। 1 रुपए की मेहनत ज्यादा कमाने के लिए आप दिल्ली मंडी में आओगे, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे एक दिन में प्राइस बदल गई तो आते आते प्राइस बदल जाती है। होता है ऐसा, क्योंकि हम यही तो सोच के जाते हैं अरे यार उस मंडी में भाव ज्यादा है, लेकिन अगर आपका वहां से यहाँ तक प्रोड्यूस पहुंचने में 1 दिन लग रहा है, आप नहीं जानते कल क्या प्राइस होगा। ये मार्केट शेयर मार्केट से भी तेज बदलता है। एक ही दिन में मार्केट की प्राइस बदल जाती है ऊपर से नीचे। तो जब आपको शॉर्ट पता ही है यहाँ पे 2 रुपए मेरे को दिख रहे हैं सामने, तो क्यों थोड़ा सा ज्यादा लालच करना है यहाँ के लिए, सिर्फ 1 रुपए के लिए। हाँ, अगर पैरिटी बहुत जाता है तब ये करना चाहिए। चौथा मार्केट हो गया। अब आते हैं 5वें पे। 5वां इंपॉर्टेंट, इस पूरे प्रोसेस को या इस बिजनेस को, इसको एग्री बिजनेस बोल रहे हैं ना, तो इस एग्री बिजनेस को करने के लिए या किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको चाहिए होता है फंड। राइट। तो फंड 2 प्रकार का चाहिए होता है, आप जो हमने शुरू में डिस्कस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एनबीएफसीज, बैंक्स आपको सहायता कर देंगे, गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों पे मिल जाएगा। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के लिए भी कई जगहों पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना रखा है। एफपीओज और इसके माध्यम से आपने सुने होंगे फ्री में बीज मिलना, सस्ता फर्टिलाइजर मिलना, सब्सिडाइज चीज़ें मिलना, तो ये भी मिल जाता है। तो फंड चाहिए। ये फंड भी आप, कई किसान ज़्यादातर कहाँ पे फंस जाते हैं, वो होता है ना ब्याज पे पैसा ले आना, ये चलाना बहुत महंगे ब्याज में, तो तब दिक्कत होती है। तो हमें चाहिए कि ऐसे मीन्स बनाए जाएं जिससे कि किसानों को फायदा हो। तो ये 5 चीजें मिलने से पूरा एग्री बिजनेस बनता है। तो ये तो बताए 5 चीजें जो सफलता का राज है। हाँ। अब मैं ऋतुराज जी से पूछता हूँ, ऋतुराज जी लगभग 8 साल हो गए आपको इस बिजनेस को करते हुए, खेती करते हुए जी। ऐसे कौन से टिप्स हैं आप बोलेंगे देखो ये मत करो, क्योंकि मेरा अनुभव ये बहुत, इसमें जाओगे तो घाटा है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे बल्ब के आविष्कारक ने कहा कि ऐसे बहुत सारे प्रयोग जिनको मैंने करके देखा जिसके आधार पर बल्ब जलेगा नहीं, ये प्रयोग मत करना। ऐसे ऋतुराज जी कौन कौन से चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि देखो खेती में ये नहीं करना, ये नुकसान होगा, ऐसे कुछ? वैसे देखा जाए तो हमने अपने कन्वर्सेशन में वैसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। कहने का मतलब एकदम से किसी भी उस क्रॉप पे स्विच मत करना जिसका अनुभव आपको नहीं है, जो सिर्फ आप है ना यूट्यूब या फिर किसी से सुन के आप उसके अंदर एंट्री कर जाओ। क्योंकि ऐसे सुनने में बहुत सारी क्रॉप बहुत ही अच्छी लगेंगी। जुकीनी लगा दीजिए साहब, 200 रुपये किलो बिकती है। अब लालच में आके मैंने लगा ली, आई नहीं मुझे उगानी। जुकीनी एक ऐसी क्रॉप है जिसका भाव 10 रुपये से लेकर 200 रुपये जाता है। उस दिन 10 रुपये चले गया तो छोटी सी साइकिल होती है, 2.5 महीने की फसल है, सोचो कुछ ही नहीं कर पाओगे। तो सुन के नहीं काम करना, दूसरों की सुन के नहीं करना, अनटिल अनलेस सिर्फ जो सुना रहा है या जो बता रहा है ना वो आपके साथ पूरे सपोर्ट सिस्टम में पूरे एंड टू एंड साइकिल में लगा रहे। वरना आप किसके भरोसे कर रहे हो वो चीज़, तो सुन के नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने एग्री बिजनेस की ये 5 चीज़ें देखी, इसका पूरा का पूरा आकलन करना खुद से करना है, दूसरों पे डिपेंड होके नहीं करना है। खुद से करने का मतलब देख के आना है। मार्केट के अंदर जब आप जाओ या मंडी में भी जाओ तो एक बंदे से जान पहचान बना के आनी है।
आड़त के ऊपर भी डिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मैं किसके पास जाने वाला हूँ, क्यों जाने वाला हूँ, कितने रुपए की पर्ची कट रही है, कितना मेरा है ना कमीशन कटता है मार्केट के अंदर, ये सब पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब खुद से आंकलन करना, तो खुद की रिसर्च सबसे अच्छी, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कई फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिनको हमें ना इग्नोर मार देते हैं जबकि वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कई क्रॉप अगर आप शिफ्ट करते हो, ओपन फील्ड से मैं एकदम से हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट कर रहा हूँ, या फिर ऑर्चर्ड बना रहा हूँ, फ्रूट ऑर्चर्ड वगैरह, तो इंश्योरेंस वगैरह ले लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप छोटे किसान हैं अगर ये हैं, तो आपको हो सकता है वो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, तो आपको सिक्योर करने के लिए कौन है? आपके पास तो दूसरा खेत नहीं है दूसरी जगह पे। अगर आप राजस्थान में काम करें तो आपके पास तो तेलंगाना में खेत नहीं चल रहा है दूसरा, के यहाँ पे कुछ खराब हुआ तो वहाँ हो जाएगा, तो इंश्योरेंस। तो ये 3 चीज़ें तो देखनी चाहिए। एक और, आज पूरे देश भर में ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग का चल रहा है, क्या कृषि में इसका भविष्य है, और है तो कैसे है? सर, इसमें कृषि के अंदर उन्हीं लोगों का भविष्य है जो मार्केटिंग तक कर पाएँ या डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँच पाएँ। रीज़न बताता हूँ। ऑर्गेनिक या हाइड्रोपोनिक्स या ओपन का जो नॉर्मल फार्मिंग जिसको बोला जाता है, उस प्रोड्यूस की सेम वैल्यू है ओपन मार्केट्स के अंदर, मंडीज के अंदर। मंडी में कोई ये नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। राइट। मतलब आड़ती के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, उसके लिए तो बस खीरा है, बस एक ही बात है। तो अगर मंडी में उसका प्राइस नहीं मिलेगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, अगर आपको मार्केट बनाना है तो आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, खुद का डेवलप करना पड़ेगा, प्लस आपको एसोसिएशन करने पड़ेंगे। अच्छे आजकल तो अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अमेजन फ्रेश आ गया, ब्लिंकिट आ गया, ऐसे अच्छे बड़े अच्छे सही में अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं ये सुविधा कि आप हमारे थ्रू बेच लीजिए। लेकिन वो भी एक बिजनेस चला रहे हैं, तो उनको चाहिए रेगुलर सप्लाई। तो आप रेगुलर सप्लाई क्या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करके दे पाएंगे? तब तो आप जुड़े। तो भविष्य तभी है जब आपको मार्केटिंग और मार्केट दोनों चीज़ मिल रही है और वो आप भी उनको वो दे पा रहे हैं, वरना मुश्किल होगी। अब आते हैं कॉस्टिंग। ऑर्गेनिक के अंदर हम ये तो सोच रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा प्राइस मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए। उसके पीछे की रीजनिंग देखिए कि ऑर्गेनिक क्या है, प्रिकॉशनरी मेथड है। ऑर्गेनिक के अंदर जब हम खर्चा करते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्शन कम आ सकता है, अगर हमारे कुछ थोड़ा सा फसल में नुकसान हुआ तो हम उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी चाहेंगे, वैसा चीज़ बननी चाहिए। ऋतुराज जी, कोई अगर जेटा फार्म से जुड़कर काम करना चाहता है, कोई यूथ काम करना चाहता है, कोई किसान जिसके पास 20 एकड़ 25 एकड़ खेती है, तो वो आपके साथ कैसे जुड़े और काम कैसे करें? सर, मोटा मोटा हमारे पास जेटा फार्म्स में 3 तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ है। एक है जेटा एंटरप्रेन्योर वाली, जेटाप्रेन्योर, मतलब हम चाहते हैं कि हम हर जगह पे एक जेटाप्रेन्योर बनाए, हमारे साथ जोड़ें, जो इस एग्रीकल्चर बिजनेस को अपना मान के उस एरिया के अंदर बढ़ाए। मैं सीधा प्रश्न करता, अपना मानकर, या क्या उसको सैलरी मिलेगी? उसको लाभांश मिलेगा उस एरिया से जितना भी बिजनेस होगा सबका लाभांश मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। किस तरीके से मिलेगा? जेटा फार्म में काम क्या क्या होते हैं हमें ये भी तो समझना जरूरी है। जेटा फार्म सुनने में तो फार्मिंग है, लेकिन इसमें पूरा एंड टू एंड काम हो रहा है। फार्मिंग हो रही है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे हैं, हम फार्मर्स भी बना रहे हैं, इनपुट्स भी हैं, इंश्योरेंस भी है, सब चीज़ें। मतलब ये अपने आप में पूरा एक एग्री बिजनेस है। उस एग्री बिजनेस का इकोसिस्टम का बेनिफिट सारे फार्मर्स या उस एरिया के जो एग्री बिजनेस वाले लोग हैं वो उठा सके, हम वो बना रहे हैं। हमने एक इकोसिस्टम ही तो बनाया। टेक्निकली देखा जाए तो मैं कोई एग्रीटेक वाला बंदा तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे पास एग्रीटेक वाले लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पास ड्रोन वाला पर्सन भी है जो ड्रोन से स्प्रे भी करवा सकता है और एनालिटिक्स भी हो सकती है, मेरे पास है वो। और हम ये कहते हैं कि हमसे अच्छी सर्विस या हमसे सस्ता कोई और ले रहा है तो हम कोई वो बांध भी नहीं रहे, क्योंकि एट द एंड हर आदमी को हमें तो फायदा दिलवाना है। फायदा दिलवाने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप रेवेन्यू बढ़वा दो या कॉस्ट कम करवा दो। तो कॉस्ट कम करवाने के तो सुविधाएं हमारे पास हैं और रेवेन्यू बढ़वाने के लिए भी मार्केट है हमारे पास, तो जेटाप्रेन्योर बन गया। फिर उसके बाद में आते हैं कि फार्मर्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो फार्मर्स जुड़ता है तो हम जेटा फार्मर बना सकते हैं और जेटा एफपीओज बना सकते हैं। उनके लिए भी हमारा पूरा इकोसिस्टम अवेलेबल है, जिसके अंदर हम फार्मर्स को क्या करें, मार्केट मिल रहा है, प्लस अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं, अच्छा इकोसिस्टम मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन मैपिंग, IoT सेंसर, या जो भी, जैसे आप सॉइल टेस्टिंग और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो हमारे पास पूरा एक एग्रीटेक वाले जो स्टार्टअप्स हैं वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे बड़े कंपनी मैन्युफैक्चरर्स जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ ऐसे हो सकती है। तो 3 चीज़ें हो गई, जेटा फार्मर, जेटा एफपीओ और जेटाप्रेन्योर।
इन 3 माध्यम से हमारे साथ जुड़ा जा सकता है। बिजनेस जो है वो तो वही रहने वाला है, खेती की जगह होगी, मार्केट की जगह होगा। वो सब चीज़ अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे जेटा फार्म्स के माध्यम से या जेटा के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा, लगता है आपको, आप इस फील्ड में हैं, एक तरफ लोग कहते हैं कि यार खेती लोग छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप लोग इधर आ रहे हैं? भविष्य आपको दिखता है खेती में लोग आ रहे हैं, इसमें कमा रहे हैं या बढ़ रहे हैं आगे? एक संदेश, और आप क्या फ्यूचर देखते हैं, थोड़ा सा हमको। सो मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँगा तो मुझे तो खुशी इस बात की होती है कि चलो ये तो हमने ऑब्जर्व तो किया है, तो मैंने भी किया है, लेकिन मुझे ये चीज़ खुशी होती है कि जो लोग छोड़ रहे हैं ना वो एक बार फिर भी हमसे तो पूछें क्या हम जुड़ सकते हैं आपके साथ, तो मेरे लिए तो वही अच्छी बात है। तो मैं उस एंगल से देखूं तो मुझे लगता है कि लोग छोड़ रहे हैं, उसका रीज़न ये था कि उनको इसके अंदर क्या है वो ग्लैमर या वो नहीं मिल रहा था कि यार मैं क्यों, उनको वो मोटिवेशन नहीं था। पेरेंट्स मना कर रहे हैं, नहीं तू शहर जाके जॉब कर, ठीक है। आज ही हमारी सर से सुबह बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि घरों के अंदर एक लड़का ही है या 2 ही लड़के हैं, तो खेती करेगा अगर वो, तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है यार तू खेती में अपना भविष्य खराब कर लेगा, तेरी रेगुलर इनकम नहीं आएगी, हम तेरी शादी कैसे करेंगे, तू तेरा परिवार कैसे चलाएगा। तो हम कह रहे हैं ना आप जुड़ो ना, हम बना रहे हैं ना पूरा आपके लिए इकोसिस्टम। जब तैयार है तो इसको आप ऐसे मान लीजिए, हम फार्मर को फार्मर नहीं रहने देना चाहते, हम उसको सही में जेटा फार्मर बनाना चाहते हैं। हम एक एंटरप्रेन्योर को नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, हम उसको पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करके जेटाप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। ये टर्म ही ऐसी है कि हम मतलब ये एक शिफ्ट है, ठीक है। वो शिफ्ट लाने के लिए लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, ये मैं एग्री करता हूँ। जो आपने बोला कि लोग क्यों इस चीज़ में नहीं आना चाह रहे, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। वही तो हम बना रहे हैं। वो इकोसिस्टम जब तैयार हो जाता है तो सिक्योरिटी आती है, वो हम लेके आएंगे। और उसकी वजह से मैं तो हमारे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि वो शिफ्ट वापस से आ जाएगा, क्योंकि खेती एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा धंधा है या ऐसा बिजनेस है जो कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आदमी खाना नहीं छोड़ेंगे। आप AI, इलेक्ट्रॉनिक, मार्केट, टेक्नोलॉजी सब ले आओ, लेकिन खाना कौन उगाएगा? खाना तो मिट्टी से ही उगेगा ना अभी भी। तो बहुत अच्छी बात आज ऋतुराज जी ने हमें बताई, और एक नया कॉन्सेप्ट जिस प्रकार इन्होंने लाया, और मुझे लगता है कि युवाओं को इस ओर बढ़ना चाहिए, इस ओर जुड़ना चाहिए, क्योंकि खाना कभी डाउनलोड नहीं हो सकता, वो खेत पे ही उग सकता है। ये मानना था आज हमारे मेहमान का। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी, आप आए और बहुत अच्छी बात हम सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।